जरा इस कैरम शॉट को देखिए। यहाँ पर काली गोटी जाती है और नीली गोटी से टकराती है। अब जरा कल्पना कीजिए कि हमें वह वेग पता था जिस पर काली गोटी आ रही है और नीली गोटी से टकरा रही है। सवाल ये है कि क्या हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि नीली गोटी किस वेग से चलेगी। तो हम बल और न्यूटन के नियमों और त्वरण इन सब का उपयोग करके इस तरह की समस्याओं को हल कर सकते हैं, लेकिन इसमें बहुत सारे चरण लग सकते हैं। इस वीडियो में हम एक शॉर्टकट देखेंगे और यह शॉर्टकट भौतिकी के सबसे शक्तिशाली सिद्धांतों में से एक पर आधारित है, जिसे संवेग का संरक्षण कहा जाता है। तो हम यह पता लगाएंगे कि यह सिद्धांत क्या है, यह इतना शक्तिशाली क्यों है, और हम इसका उपयोग यह पता लगाने के लिए भी करेंगे कि रॉकेट कैसे काम करते हैं। ठीक है, तो संवेग के संरक्षण का क्या मतलब है। खैर, सबसे पहले याद रखें कि संवेग क्या है। यदि आप किसी वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग को गुणा करते हैं तो उस संख्या को हम वस्तु का संवेग कहते हैं, है ना। तो संवेग के संरक्षण का क्या मतलब है। खैर, चलिए हम फिर से हमारे कैरम के उदाहरण पर वापस चलते हैं। मान लीजिए कि हमने टकराव से पहले की स्थिति को देखा, काली गोटी के नीली गोटी से टकराने से पहले। और मान लीजिए कि हमने इन दोनों गोटियों के कुल संवेग की गणना की। मतलब आप इस गोटी के द्रव्यमान और वेग को गुणा करते हैं और आप इस गोटी के द्रव्यमान और वेग को गुणा करते हैं, और मान लीजिए कि आप इसके कुल मान की गणना करते हैं, जिसे हम कुल प्रारंभिक संवेग कहेंगे। यहाँ प्रारंभिक का मतलब है टकराव से पहले। और फिर मान लीजिए कि आप टकराव के बाद की स्थिति को देखते हैं, गोटी के टकराने के बाद, और फिर से कुल संवेग की गणना करते हैं। हम इसे टकराव के बाद का कुल अंतिम संवेग कहेंगे। फिर यह सिद्धांत कहता है कि ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। अब जरा सोचिए कि इसका क्या मतलब है। देखिए, टकराव के बाद काली गोटी धीमी हो गई है, यह वास्तव में रुक गई है, और नीली गोटी तेज हो गई है। तो स्पष्ट रूप से इनका व्यक्तिगत संवेग बदल गया है ना। लेकिन सिद्धांत कहता है कि कुल मान नहीं बदलेगा। तो टकराव के बाद भी कुल संवेग समान रहता है, और इसीलिए हम कहते हैं कि कुल संवेग संरक्षित है। और यही संवेग के संरक्षण का मतलब है। तो यह हमारे मन में इतने सारे सवाल ला सकता है, जैसे क्या इसके कोई अन्य उदाहरण है, या यह काम क्यों करता है, और क्या यह हमेशा काम करता है, और हमें इसकी परवाह क्यों करनी चाहिए। तो चलिए इन सभी सवालों के जवाब एक एक करके देने की कोशिश करते हैं। तो चलिए इस बात से शुरू करते हैं कि हमें इसकी परवाह क्यों करनी चाहिए। तो यह सिद्धांत हमें कुछ ही चरणों में टकराव पर समस्याओं को हल करने में मदद करता है। तो चलिए हम एक उदाहरण लेते हैं। आइए हम इसमें कुछ संख्याएं डालते हैं। मैंने यहाँ जूम इन किया है ताकि हम इसे बेहतर देख सकें। तो मान लीजिए कि काली गोटी का द्रव्यमान 10 इकाई है। इकाइयों के बारे में चिंता नहीं करते हैं, हम यहाँ पर चीजों को थोड़ा सरल रखते हैं। और मान लीजिए कि नीली गोटी का द्रव्यमान 15 इकाई है, यह इस वाली से थोड़ी भारी है। ठीक है, अब अगर काली गोटी 6 इकाइयों के वेग के साथ आ रही थी, तो सवाल ये है कि टकराव के बाद नीली गोटी किस वेग से चलेगी। हम इसे कैसे हल कर सकते हैं। खैर, हमें ऐसा करने के लिए संवेग के संरक्षण का उपयोग करना चाहिए। अब संवेग के संरक्षण का उपयोग करने के लिए पहले हमें टकराव से पहले कुल संवेग की गणना करनी होगी, जो कि बराबर होगा काली गोटी का द्रव्यमान गुणा वेग, जो कि है 10 गुणा 6, प्लस नीली गोटी का द्रव्यमान गुणा वेग, जो कि है 15 गुणा 0। अब क्योंकि यहाँ नीली गोटी बिल्कुल भी नहीं चल रही है, ये विरामावस्था पर है। अब यह संवेग टकराव के बाद कुल संवेग के बराबर होना चाहिए। तो फिर से काली गोटी का द्रव्यमान गुणा वेग, जो कि है 10 गुणा 0, क्योंकि अब काली गोटी विरामावस्था पर है, यह बिल्कुल भी नहीं चल रही है, प्लस 15 गुणा वी, जो कि है नीली गोटी का द्रव्यमान गुणा वेग। और यहाँ वी वो है जिसका हमें मान ज्ञात करना है। अब यदि आप इसे देखें तो हमने यहाँ एक समीकरण बना लिया है। अब यदि हम इसे बस सरल कर लेते हैं तो हम गणना कर सकते हैं कि v क्या है। तो बाईं ओर ये 0 हो जाएगा और हमें मिलेगा 60, और दाईं ओर ये 0 हो जाएगा, हमें मिलेगा 15v। तो हमें मिलता है 60 बराबर 15v। इसका मतलब है कि दोनों तरफ 15 से विभाजित करने पर हमें v मिलेगा 4 इकाई। और यही हमारा उत्तर है। तो नीली गोटी टकराव के बाद 4 इकाई वेग के साथ चलती है। तो देखिए, कुछ ही चरणों में हमने यह गणना कर ली कि वेग क्या है। अब जरा कल्पना कीजिए यदि हमारे पास ये नहीं होता, तब हमें बल और त्वरण का उपयोग करना पड़ता, और शायद न्यूटन के कुछ नियमों का भी उपयोग करना पड़ता।
और इन सब में काफी समय जाता। लेकिन संवेग के संरक्षण के साथ कुछ ही चरणों में हमें उत्तर मिल जाता है। अब हालांकि यह सिद्धांत बहुत कमाल का है, लेकिन इसकी एक शर्त है। यह हमेशा काम नहीं करता है। लेकिन इससे पहले कि हम देखें कि वह शर्त क्या है, आइए अब हम कुछ और उदाहरण देखते हैं और इस सिद्धांत को समझते हैं। अब जरा इस राइफल को देखिए। यह इस सिद्धांत का बहुत अच्छा उदाहरण है। अब गोली चलाने से पहले गोली और बंदूक दोनों विरामावस्था पर हैं, तो कुल प्रारंभिक संवेग है 0। अब गोली चलाने के बाद क्या होता है? खैर, एक बार जब आप गोली चलाते हैं तो गोली आगे की ओर संवेग प्राप्त करती है। लेकिन संरक्षण सिद्धांत कहता है कि यदि कुल प्रारंभिक संवेग 0 था, तो कुल अंतिम संवेग भी 0 होना चाहिए। इसे संरक्षित रहना चाहिए। यह समान होना चाहिए, है ना? तो फिर यह संवेग को कैसे संरक्षित करता है? खैर, आप जानते होंगे कि बंदूक पीछे की ओर हटती है। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, कुल संवेग को 0 बनाने के लिए बंदूक एक बिल्कुल बराबर लेकिन ऋणात्मक पीछे की ओर संवेग प्राप्त करती है, ताकि अब फिर से यदि आप कुल संवेग की गणना करते हैं तो वह अभी भी 0 रहता है। इस तरह संवेग संरक्षित हो जाता है ना? और जरा इसके बारे में सोचें कि यह जितनी अधिक गोलियां चलाना जारी रखती है, उतनी अधिक पीछे की ओर संवेग प्राप्त करती है। और इस प्रकार बंदूक जिस वेग से पीछे हटती है वह बढ़ जाता है। और इसी तरह रॉकेट काम करते हैं। वे निश्चित रूप से गोलियां तो नहीं चलाते हैं, बल्कि इसके बजाय वे गर्म गैसों को नीचे की ओर बाहर निकालते हैं, जिससे उन्हें नीचे की ओर संवेग मिलता है। और आप सोच सकते हैं कि रॉकेट ऊपर की ओर पीछे हटता है, और चूंकि यह इन गैसों को लगातार नीचे की ओर छोड़ रहा है, इसीलिए रॉकेट लगातार ऊपर की ओर पीछे हटता रहता है और वेग को प्राप्त करता रहता है, और इस तरह संवेग संरक्षित रखता है। तो इस तरह हमने कुछ उदाहरणों को देखा और ये जाना कि यह कहाँ काम करता है। अब अगला सवाल जो हमारे मन में आ सकता है वो ये कि यह काम क्यों करता है, संवेग को क्यों संरक्षित रहना चाहिए। तो इसका मुख्य कारण है न्यूटन का तीसरा नियम। अब आइए हम फिर से हमारे कैरम बोर्ड के उदाहरण को वापस लेकर आते हैं। तो यहाँ पर जब काली गोटी जाती है और नीली गोटी से टकराती है, तो वह उस नीली गोटी पर एक आगे की ओर बल डालती है, और परिणाम स्वरूप नीली गोटी कुछ संवेग प्राप्त करती है। हालांकि न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार नीली गोटी काली गोटी पर एक पीछे की ओर बराबर और विपरीत पीछे की ओर बल लगाएगी, और परिणाम स्वरूप काली गोटी उतनी ही मात्रा में संवेग खो देती है, क्योंकि बल बिल्कुल बराबर हैं। और परिणाम स्वरूप देखिए क्या हो रहा है। एक गोटी कुछ संवेग प्राप्त करती है और दूसरी गोटी उतनी ही मात्रा में संवेग खो देती है, और इसीलिए परिणाम स्वरूप क्या आप देख सकते हैं, कुल मान समान रहता है। और इसीलिए टकराव के बाद कुल संवेग समान रहना चाहिए। ये बिल्कुल पैसे की तरह है। जरा संवेग को पैसे के रूप में सोचिए। कल्पना कीजिए कि यहाँ दो व्यक्ति हैं जिनके पास कुल 400 रुपए हैं, और मान लीजिए कि आप जानते हैं एक व्यक्ति दूसरे को 50 रुपए देने वाला है। अब एक व्यक्ति को 50 रुपए मिलेंगे और दूसरा व्यक्ति बराबर मात्रा में 50 रुपए खो देगा, लेकिन अभी भी इन दोनों के पास कुल 400 रुपए रहेंगे, है ना? तो ठीक इसी तरह टकराव के दौरान संवेग एक पिंड से दूसरे पिंड में स्थानांतरित हो गया, बस इतना ही। और परिणाम स्वरूप कुल मान अभी भी समान रहता है। इस तरह संवेग को पैसे के रूप में सोचने से इसे समझने में वास्तव में मदद मिलती है। अब सवाल ये है, क्या ये सिद्धांत हमेशा काम करता है? और इसका जवाब है नहीं। यह तब तक काम करेगा जब तक हमारे पिंडों पर कोई बाहरी बल कार्य नहीं कर रहा हो। अब इसका क्या मतलब है? तो आइए फिर से हम हमारे कैरम के उदाहरण पर वापस आते हैं। जब तक ये गोटियां एक दूसरे पर बल डालती रहती हैं, उनका संवेग समान रहेगा। यह इस तरह है कि जब तक ये लोग आपस में पैसे का आदान प्रदान करते रहते हैं, कुल पैसा समान रहेगा। लेकिन क्या होगा अगर कोई तीसरा व्यक्ति है जो इन गोटियों पर बल डालना शुरू कर देता है? तो मान लीजिए कि कैरम बोर्ड इस गोटी पर एक घर्षण बल डालना शुरू कर देता है। अब गोटी धीमी हो जाएगी और संवेग कैरम बोर्ड में स्थानांतरित हो जाएगा, है ना? चूंकि कैरम बोर्ड हमारे समीकरण का हिस्सा नहीं है, हम अपने समीकरण में इसके संवेग पर विचार नहीं कर रहे हैं, तो अब इन दो गोटियों का संवेग निश्चित रूप से बदल जाएगा। इसे हम बाहरी बल कहते हैं। यह एक ऐसे पिंड द्वारा कार्य करने वाला बल है जिसके संवेग पर हम अपने समीकरण में विचार नहीं कर रहे हैं। अब फिर से यदि आप पैसे के उदाहरण पर वापस आते हैं,
तो कल्पना कीजिए कि एक तीसरा व्यक्ति है जिसके पैसे पर हम अपने समीकरण में विचार नहीं कर रहे हैं, और यदि ये लोग इस व्यक्ति के साथ पैसे का आदान प्रदान करना शुरू करते हैं तो उनका कुल पैसा निश्चित रूप से बदल जाएगा, है ना। लेकिन निश्चित रूप से यदि हम सभी तीन व्यक्तियों के पैसों को एक साथ मानते हैं तो यह पैसा अभी भी संरक्षित रहेगा। इसी तरह यदि हम सभी तीन चीजों, दो गोटियों और कैरम बोर्ड के संवेग पर विचार करते हैं तो संवेग अभी भी संरक्षित रहेगा, है ना। जब तक कोई चौथा पिंड नहीं है जो एक बाहरी बल डालना शुरू कर देता है। जैसे उदाहरण के लिए फर्श कैरम बोर्ड पर घर्षण लगाना शुरू कर सकता है। तो हमने इस वीडियो में क्या सीखा? हमने देखा कि यदि दो पिंड या अधिक एक दूसरे पर बल डालना शुरू करते हैं तो न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार वे हमेशा बराबर और विपरीत बल लगाएंगे, और परिणाम स्वरूप वे एक पिंड से दूसरे पिंड में संवेग को स्थानांतरित कर देंगे, और इसीलिए सभी पिंडों का कुल संवेग एक समान रहेगा, जिसे हम संवेग का संरक्षण कहते हैं। यह तब तक काम करता है जब तक कोई बाहरी बल नहीं होता है, मतलब उन पिंडों द्वारा कोई बल नहीं लगाया जाना चाहिए जिनके संवेग पर हम अपने समीकरण में विचार नहीं करते हैं।